Hello everyone. So here in today's session we will discuss about the solution of mock test of unit oscillation and waves. Right. So let's start our discussion here. First question is the speed of sound in oxygen at a certain temperature is 460 मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ पे जो साउंड की स्पीड दी गई है किसमें ऑक्सीजन में वो कितनी है किसी सर्टेन टेम्परेचर पे 460 मीटर पर सेकेंड. द स्पीड ऑफ साउंड इन हीलियम. हीलियम में हमें बताना है कि स्पीड ऑफ साउंड कितना होगा एट द सेम टेम्परेचर विल बी. अज्यूम द बोथ गैसेस टू बी आइडियल. तो जो स्पीड ऑफ साउंड है हमें हीलियम में फाइंड करना है. राइट. तो हमें पता है जो स्पीड ऑफ साउंड है उसका रिलेशन क्या होता है हमारे पास, दैट इज अंडर रूट गामा आर टी बाय एम. अब यहाँ पे आर क्या है, कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू तो चेंज नहीं होगी. टेम्परेचर यहाँ पे बोला गया है कि दोनों गैसेस सेम टेम्परेचर पे है तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट है. तो स्पीड ऑफ साउंड किस पे डिपेंडेंसी शो कर रही है इस केस में, दैट इज गामा और एम के ऊपर. ठीक है. तो यहाँ से रेशो लिख लेते हैं. स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन दैट ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन हीलियम, ये किसके इक्वल आ जाएगा, रेशो गामा ऑफ फॉर द ऑक्सीजन मास फॉर ऑक्सीजन इनटू यहाँ पे गामा फैक्टर आ गया हीलियम का और ये मास ऑफ. ठीक है. अब जो ऑक्सीजन है वो क्या है, डायाटॉमिक गैस है. ठीक है. तो डायाटॉमिक के लिए गामा फैक्टर स्पेसिफिक हीट रेशो कितना मिलता है हमें 7/5. मास ऑक्सीजन का कितना होता है हमारे पास 32. ठीक है. हीलियम जो है वो हमारी मोनोटॉमिक गैस है तो इसके लिए स्पेसिफिक हीट रेशो कितनी आ जाएगी हमारे पास 5/3. और मास जो है हीलियम का कितना हो जाएगा 4 AMU. ठीक है. अब ये सारी वैल्यूज यहाँ पे फिल कर देते हैं. ऑक्सीजन में कितनी स्पीड है साउंड की 460. हमें साउंड की स्पीड हीलियम में पूछी गई है अंडर रूट ऑक्सीजन के लिए 7/5 गामा फैक्टर और ये मास 32. ठीक है. मास ऑफ हीलियम 4 और गामा फैक्टर हीलियम का 5/3. तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे हमें साउंड जो है उसकी स्पीड मिल जाएगी हीलियम में अप्रॉक्सीमेट 1420 मीटर पर सेकेंड. इसका आंसर है तो ऑप्शन बी मिलेगा इसका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास. व्हेन द वेवलेंथ ऑफ द साउंड चेंजेस फ्रॉम 1 मीटर टू 1.01 मीटर. वेवलेंथ पहले कितनी थी 1 मीटर थी, चेंज होके कितनी मिली है हमें 1.01 मीटर. नंबर ऑफ बीट्स हर्ड आर. तो नंबर ऑफ बीट्स हमें कितने मिल रहे हैं 4. पूछा गया है वेलोसिटी ऑफ साउंड. ठीक है. तो जो नंबर ऑफ बीट्स होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस के इक्वल होते हैं. ठीक है. मॉड में है वैल्यू. ठीक है. या तो हम f2 माइनस f1 कर सकते हैं या फिर f1 माइनस f2 भी लिख सकते हैं, मॉड में होती है ये. तो n कितना है हमारे पास, नंबर ऑफ बीट्स. फ्रीक्वेंसी को हम लिख सकते हैं v अपॉन लैम्डा 2 माइनस v अपॉन लैम्डा 1. ठीक है. अब वैल्यू फिल कर देते हैं. नंबर ऑफ बीट्स 4, v हमें निकालना है, लैम्डा 2 इज 1.01 माइनस v अपॉन लैम्डा 1 की वैल्यू. इसको सॉल्व कर लेंगे एलसीएम लेके. p कॉमन ले लिया 1.01, ऊपर डिफरेंस आएगा दोनों का तो 0.101 आ जाएगा. और यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी कैलकुलेशन करने के बाद 404 मीटर पर सेकेंड. ऑप्शन बी आएगा इसका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास. अ यूनिफॉर्म स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट के इट इज कट इनटू. हमारे पास क्या है, एक यूनिफॉर्म स्प्रिंग है. ठीक है. इसका उन्होंने स्प्रिंग कांस्टेंट दे दिया है के और इसको दो पीसेस में कट कर दिया. लेट से हमने इसको दो पीसेस में कट कर दिया, मैंने यहाँ से इसको कट कर दिया. whose length are in the ratio of 1:2. लेट से इस पार्ट की लेंथ L1 ले ली और इस पार्ट की लेंथ L2 ले ली. तो ये जो L1 अपॉन L2 की रेशो है वो कितनी है 1:2 गिवन है. What is the force constant of the second piece in terms of K. हमें इस सेकेंड पीस के लिए जिसकी लेंथ L2 है उसके लिए फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू पूछी गई है. मान लो इसके लिए फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू K1 हो गई, इसकी वैल्यू K2 हो, तो हमसे K2 जो है वो पूछा. ठीक है. तो K2 स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे निकालेंगे हम, ओरिजिनल लेंथ और नीचे क्या आ जाएगा जो कट की गई है लेंथ, कट लेंथ लिख देती हूँ मैं. ठीक है. इनटू फोर्स कांस्टेंट पूरे का कितना है K. अब ओरिजिनल लेंथ क्या ले लेते हैं हम, L ले लेते हैं. ठीक है.
तो ये L हो गई पूरी लेंथ स्प्रिंग की। L1 क्या आ जाएगा मेरे पास, L1 जो है वो क्या होगा, 1/3 पार्ट होगा, क्योंकि दोनों की रेशो 1/2 है। और L2 जो पार्ट है उसकी लेंथ L2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/3 आ जाएगी। ठीक है, ये रेशो हमें गिवन है, हम ऐसे L1 और L2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये इस वैल्यू में हम अब वैल्यूज फिल कर देंगे। ओरिजिनल लेंथ L है, कट लेंथ कितनी है L2 इंटू फोर्स कांस्टेंट पूरे का कितना था K, तो L अपॉन L2 की वैल्यू क्या है, 2 टाइम्स ये 1/3 लेंथ का है ना टोटल लेंथ का, और L2 क्या है, 2/3 पार्ट है टोटल लेंथ का, इंटू K। ये L से L फैक्टर कैंसिल हो गया, यहाँ से मुझे क्या वैल्यू मिली, 3/2 इंटू, तो ऑप्शन सी मिलेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है, इट इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो एक स्प्रिंग है हमारे पास लाइक दिस, ठीक है, इसको 4 पार्ट्स में कट कर दिया, 4 इक्वल पार्ट्स में कट किया है। ये एक पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया, ये तीसरा पार्ट हो गया और ये चौथा। ठीक है, 2 पार्ट्स को हमने क्या किया, पैरेलली कनेक्ट कर दिया। इनमें से जो 2 स्प्रिंग होंगी उनको हमने ऐसे पैरेलली कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो इस केस के लिए हमें पूछा गया है इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो। अब पूरे के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी थी, K थी, और जब हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो ये जो हर एक पार्ट है ये एक स्प्रिंग बन जाएगा छोटा छोटा, और इसकी जो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 4। ये जो फर्स्ट पार्ट है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 4K हो जाएगा, सेकेंड पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट 4K हो जाएगा, इसका भी 4K हो जाएगा और इसका भी 4K हो जाएगा। तो अब हमने ये 2 पार्ट्स को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, यानी कि ये वाली जो स्प्रिंग है इसका फोर्स कांस्टेंट कितना है, K, इसका कितना है, 4K। ठीक है, अब जब भी पैरेलल में स्प्रिंग कनेक्ट करते हैं हम, तो इफेक्टिव जो K की वैल्यू होती है, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू होती है, वो हम कैसे निकालते हैं, सिंपली दोनों को ऐड कर देंगे। फर्स्ट स्प्रिंग की कितनी वैल्यू है स्प्रिंग कांस्टेंट की, 4K, सेकेंड के लिए कितनी है, 4K, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, 8K। ऑप्शन सी आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्लोज्ड एंड पाइप इज 480 हर्ट्ज। हमारे पास क्या है, क्लोज्ड एंड पाइप है। क्लोज्ड एंड पाइप की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है न्यू, उसकी वैल्यू गिवन है 480 हर्ट्ज। व्हाट इज द फंडामेंटल नोट व्हेन इट्स 1/4 लेंथ इज फिल्ड विद वाटर। पहले हमारे पास ये ऐसे पूरी क्लोज्ड पाइप थी, ऐसे थी क्लोज्ड, जिसकी लेंथ मैं ले लेती हूँ L है। फंडामेंटल मोड इसमें यही बनेगा मुझे। ठीक है, यहाँ पे नोड है, ये एंटी नोड है, ये फंडामेंटल नोड हो गया, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है हमारे पास, दैट इज न्यू अपॉन 4L। ठीक है, ये फंडामेंटल क्लोज एंड के लिए ये, और इसको हम इक्वेट कर देते हैं 480 हर्ट्ज के, क्योंकि इसकी वैल्यू ही तो दी गई है। लेट मार्क दिस इक्वेशन 1। अब इसको पानी के साथ फिल कर दिया, 1 लेंथ जो 1/4 लेंथ, इतनी लेंथ मान लो पानी के साथ फिल कर दी, तो हमारी जो वेव है, ठीक है, वो कहाँ पे कितनी लेंथ में अब वाइब्रेट करेगी। देखो पूरी लेंथ क्या थी, L थी, 1/4 लेंथ अगर फिल कर दी तो पीछे कितनी लेंथ बची, L/4 फिल कर दिया तो कितनी लेंथ बची, 3L/4। अब जो क्लोज्ड एंड पाइप है उसकी लेंथ कितनी आएगी, 3L/4 आएगी, जिसमें हम फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, फंडामेंटल नोड जो है वो हम फाइंड करना चाहते हैं, और इसकी फ्रिक्वेंसी हमारे पास न्यू डैश ले ली हमने, तो ये क्या आ जाएगी, न्यू अपॉन 4, और इसकी लेंथ कितनी है, 3L/, ठीक है, ये 4 से 4 फैक्टर कैंसिल हो गया, तो ये जो फ्रिक्वेंसी है फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी किसके इक्वल आ गई, न्यू वी बाय, सॉरी ये वी बाय 3L। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन से हम V बाई एल की वैल्यू निकाल लेते हैं, दैट इज 480 इंटू 4, और इस इक्वेशन में हम फिल कर देते हैं, हमारे पास न्यू फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी जो है वो आ जाएगी, दिस इज 480 इंटू 4, तो ये कैंसिल हो गया फैक्टर 16 पे, और ये न्यू फ्रिक्वेंसी कितनी मिली, 640 हर्ट्ज। ऑप्शन सी मिलेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a turning fork of frequency x produces the 4 beats with the source of frequency 250 Hz, 6 Hz। टर्निंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी x है और सोर्स की फ्रीक्वेंसी 256 है, और नंबर ऑफ बीट्स कितने हैं, 4। तो नंबर ऑफ बीट्स किसके इक्वल होता है, फ्रीक्वेंसी डिफरेंस।
ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बीट्स है 4, फ्रिक्वेंसी कितनी है यहाँ पे x माइनस 56। ठीक है, एक की फ्रिक्वेंसी क्या है x है टर्निंग पोक की, सोर्स की फ्रिक्वेंसी क्या है 250। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिली मुझे 60, x ही तो निकालना है, तो यहाँ पे मिल गया। सेकेंड डाटा से भी निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ बीट्स हमें 8 मिल रही है और सोर्स की फ्रिक्वेंसी कितनी है 268। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है मोड होता है, हम चाहे f2 माइनस f1 भी कर सकते हैं या फिर f1 माइनस f2 भी कर सकते हैं। n क्या लिख दिया मैंने f1 माइनस f2। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ बीट्स 8 है, दिस 268 माइनस x, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 268 माइनस 8, और ये कितना मिला 260 हर्ट्ज। तो ऑप्शन बी ही मिल रहा है, सो ऑप्शन बी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a simple pendulum has length L, mass of the bob is m, the bob is given a charge of q coulomb, the pendulum is suspended between vertical plates of charged parallel plate capacitor। हमारे पास क्या है, एक यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, लेट से इस प्लेट पे चार्ज प्लस क्यू है, इस पे चार्ज माइनस क्यू। ठीक है, और ये जो पेंडुलम है इसके बीच में हमने सस्पेंड कर दिया, ये पेंडुलम सस्पेंड कर दिया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच। अब देखो यहाँ पे मेंशन है कि जो E है दैट इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बिटवीन द प्लेट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक होगी, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ, तो इस तरफ हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है। ठीक है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज, टाइम पीरियड हमें जो है वो निकालना है। अब जब अगर हमारे पास सिंपल पेंडुलम सिर्फ इतना होता, ठीक है, प्लेट्स के बीच में नहीं रखा है, तब टाइम पीरियड कितना होता है हमारे पास 2 पाई अंडर रूट एल बाई। अब सिचुएशन डिफरेंट है, यहाँ पे पेंडुलम को प्लेट्स के बीच में रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इफेक्टिव एक्सलरेशन निकालना पड़ेगा, तो टाइम पीरियड हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव। मैं यहाँ पे जी की वैल्यू जो है वो निकालनी पड़ेगी, एक्सलरेशन की वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे हमारे पास इस पेंडुलम के वेट की वजह से फोर्स नीचे की तरफ लगेगी। ठीक है, वेट की वजह से फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स इस तरफ लगेगी। ठीक है, और अगर मैं एक्सलरेशन की ही बात करूं तो वेट को हम कैसे लिखते हैं एम जी, जी का रोल होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो नीचे की तरफ है मुझे क्या मिल रही है जी की वैल्यू, जी नीचे की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, और जो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लग रहा है उसकी वजह से भी कुछ एक्सलरेशन इसको पेंडुलम को मिल रहा है, और वो कैसे निकाल सकते हैं हम, फोर्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितना लगता है Q इंटू ई, है ना। फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास यही रिलेशन होता है, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज Q इंटू ई, और फोर्स को हम लिख सकते हैं मास इंटू एक्सलरेशन दैट इज इक्वल टू Q इंटू ई। तो एक्सलरेशन की वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल गई ये। तो सिचुएशन क्या है यहाँ पे अब कि ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, पेंडुलम यहाँ पे सस्पेंड किया गया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स इस तरफ लग रही थी उसकी वजह से एक्सलरेशन इस तरफ ही मिलेगा, और कितना मिलेगा ए क्यू ई बाई एम, और जो वेट की वजह से फोर्स लग रही है उसकी वजह से एक्सलरेशन नीचे की तरफ है, और वो कितना है जी। तो नेट एक्सलरेशन कुछ इस तरफ होगा जी इफेक्टिव, जिसको मैंने नाम दे दिया। ठीक है, तो क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो रिजल्टेंट वैल्यू हम निकाल सकते हैं, तो जी इफेक्टिव किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट, ये आ गया जी स्क्वायर प्लस क्यू ई बाई एम होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास जी इफेक्टिव की वैल्यू आ गई। अब हम टाइम पीरियड निकाल लेते हैं, टाइम पीरियड हमारे पास क्या है टी डैश दैट इज 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव। टी डैश किसके इक्वल आ गया 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन, ये वैल्यू यहाँ पे फिल कर देते हैं, जी स्क्वायर क्यू ई बाई एम होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो ये ऑप्शन डी मिल रहा है हमारे पास करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन ऑब्जर्वर मूव टुवर्ड्स अ स्टेशनरी सोर्स ऑफ साउंड। तो एक हमारे पास ऑब्जर्वर है वो मूव कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे हमारा सोर्स है जो रेस्ट पे। ठीक है,
with the velocity 1/5 of velocity of sound. लेट्स से कि velocity of sound मैं ले रही हूँ v, ये ऑब्जर्वर जो है किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v/5 से, कि 1/5 ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड से वो ट्रेवल कर रहा है. व्हाट इज अ परसेंटेज इंक्रीज इन एपरेंट फ्रीक्वेंसी. तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी का रिलेशन यहाँ पे क्या है, क्योंकि ऑब्जर्वर इसकी तरफ जा रहा है तो ऑब्वियस है इसको फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देगी. ठीक है, तो ये मिलेगा v प्लस वी ओ अपॉन वी, क्योंकि सोर्स तो रेस्ट पे है तो वी एस सोर्स की वेलोसिटी 0 हो गई और ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी. अब यहाँ पे हम निकाल लेते हैं न्यू डैश की वैल्यू, v plus this is v/5 upon v into राइट. तो ये हमारे पास एपरेंट फ्रीक्वेंसी कितनी मिल गई, ये मिला मुझे एलसीएम लेके 6/5, ये एपरेंट फ्रीक्वेंसी मिल गई. परसेंटेज इंक्रीज पूछा है, परसेंटेज इंक्रीज निकाल लेते हैं. वो कैसे निकालेंगे, एपरेंट फ्रीक्वेंसी माइनस ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी न्यू डिवाइडेड बाय ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इनटू ये 6/5 न्यू माइनस न्यू अपॉन ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इनटू 100. तो ये एलसीएम लिया हमने, क्या मिला 1/5, क्योंकि न्यू तो कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे हम, इनटू 100. तो ये कितना मिल रहा है 20%. ऑप्शन ए मिलेगा इसका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन विद एम्पलीट्यूड ए. The time period of oscillation is t. Minimum time taken by particle to travel half of amplitude from equilibrium position. तो हमें बताना है कि कितना टाइम लगेगा अगर पार्टिकल जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन से कितना ट्रेवल कर रहा है, हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड. तो हमें पता है जो पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट होती है वो क्या होती है, a sin ओमेगा टी, ऐसे लिखते हैं हम. अब डिस्प्लेसमेंट कितना किया, कवर किया यहाँ पे उसने, x इक्वल टू a/2. मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तो यही है ना a, उसका हाफ, तो a/2 इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी. a से a फैक्टर कैंसिल हो गया, 1/2 इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी. तो यहाँ से साइन ओमेगा टी किसके इक्वल आ गया, साइन 30 डिग्री, 30 यानी कि दिस. अब हम यहाँ पे इक्वेट कर देते हैं, ओमेगा टी किसके इक्वल आ जाएगा 30 डिग्री. तो रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये क्या मिलेगा, π/6. ठीक है, हमें टाइम पीरियड पूछा है, ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2π/t, π/6. तो ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, दिस t/12. तो ऑप्शन डी मिलेगा इसका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेव डिस्क्राइब बाय, हमारी जो वेव की इक्वेशन है वो ये है, एक्स और वाई जो है वो मीटर में है, टी जो है वो सेकेंड में है. ठीक है, इट इज ट्रेवलिंग अलोंग, हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. इट इज ट्रेवलिंग अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन विद फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन विद एम्पलीट्यूड 0.25 और वेवलेंथ 0.2 मीटर, traveling along positive x direction with frequency 1 hertz and wavelength 0.2 meter, traveling along positive x direction with frequency pi hertz and wavelength is 0.2 meter. तो जनरल इक्वेशन अगर मैं लिखूं डिस्प्लेसमेंट की, क्या होता है, a sin kx माइनस ओमेगा टी. ठीक है, ये सी फॉर्म की इक्वेशन है ये. ठीक है, यहाँ पे क्या है, kx और ओमेगा टी के बीच में नेगेटिव साइन है, अपोजिट है ना दोनों टर्म्स, एक टर्म kx वाली टर्म पॉजिटिव है, ओमेगा टी नेगेटिव है. तो ऑब्वियस है ये जो वेव है ये किस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी. तो ये ए और बी तो सीधा ही नेग्लेक्ट हो गए. अब हम फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं. फ्रीक्वेंसी देखो सी और डी में क्या है, वेवलेंथ की वैल्यू तो सेम ही है. हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है दोनों में. फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, ओमेगा से. अगर जनरल इक्वेशन से कंपेयर करें हम तो ओमेगा की वैल्यू क्या है, 2π है ना. यहाँ पे टी का कोफिशिएंट ही तो ओमेगा है. ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2π इंटू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2π. 2π से 2π फैक्टर कैंसिल हो गया, फ्रीक्वेंसी कितना मिला 1 हर्ट्ज. तो ऑप्शन सी आएगा इसका करेक्ट आंसर. वेवलेंथ निकालने की जरूरत ही नहीं है, ये दोनों ऑप्शंस में वेवलेंथ क्या है, सेम ही तो है वैल्यू. ठीक है, अगर निकालनी भी हो तो निकाल सकते हैं, कैसे, के से निकाल सकते हैं क्योंकि के का रिलेशन होता है वेवलेंथ के साथ. तो कंपेयर करके के की वैल्यू कितनी आ रही है 10π. ठीक है, के क्या होता है 2π अपॉन लैम्डा, दिस इज 10π. ये पाई से पाई फैक्टर कैंसिल हो गया, वेवलेंथ यहाँ पे कितना मिला मुझे, 10 यानी कि 0.2 ये वैल्यू मिल गई.
ठीक है, तो ऑप्शन सी आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्टैंडिंग वेव्स आर प्रोड्यूस्ड इन द 10 मीटर लॉन्ग स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। तो 10 मीटर लॉन्ग है हमारी एक स्ट्रिंग, ठीक है, जिसमें क्या है, स्टैंडिंग वेव्स जो है वो प्रोड्यूस हो, ऐसे प्रोड्यूस हो रही, लाइक दिस, ठीक है। उन्होंने बोला स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रही है इन द 5 सेगमेंट बन रहे हैं, ठीक है। ये फर्स्ट सेगमेंट हो गया, ये सेकंड सेगमेंट, ये थर्ड सेगमेंट, ये फोर्थ सेगमेंट, ये फिफ्थ। 5 सेगमेंट में जो स्टैंडिंग वेव है वो ट्रेवल कर रही है यहाँ पे, ठीक है। वेव वेलोसिटी यहाँ पे गिवन है, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। हमसे पूछा गया है फ्रीक्वेंसी कितना होगा, तो हमें पता है फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे हम, v ओवर लैम्डा। वेलोसिटी तो मेरे पास है, वेवलेंथ निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, देखो वेवलेंथ कहाँ से कहाँ होती है, एक साइकिल यहाँ पे ऐसे कंप्लीट हो रहा है ना, ऐसे ये पूरी वेवलेंथ होगी ना, यहाँ पे एक वेवलेंथ कवर हो रही है यहाँ पे वेव की, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू चाहिए हमें, तो ये कैसे फाइंड कर सकते हैं हम, मैं इसको लिख सकती हूँ, वेवलेंथ क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स लेंथ ऑफ 1 सेगमेंट। कि अगर मुझे एक सेगमेंट की लेंथ मिल जाए, ठीक है, ये जो सेगमेंट्स बन रहे हैं, फर्स्ट सेगमेंट, सेकंड सेगमेंट, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ सेगमेंट, हर एक सेगमेंट की मैं लेंथ निकाल लूं, ठीक है। और एक लेंथ पता चल गई, उसको मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये पूरा ऐसे कवर हो जाएगा ना, मुझे वेवलेंथ मिल जाएगी। तो लेंथ ऑफ 1 सेगमेंट कैसे निकालेंगे, देखो 10 मीटर पूरी जो स्ट्रिंग की लेंथ है, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग की, 5 सेगमेंट इसमें बन रहे हैं, तो एक सेगमेंट की लेंथ कितनी आएगी, देखो टोटल लेंथ जो है क्या है, 10 है, और सेगमेंट कितने बन रहे हैं यहाँ पे, दैट इज 5। तो लेंथ एक सेगमेंट की कितनी मिलेगी, लेंथ ऑफ 1 सेगमेंट दैट इज 10/5 ना, दैट इज 2। यानी कि 2 मीटर के यहाँ पे सेगमेंट्स बन रहे हैं 5, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इंटू 2 दैट इज 4 मीटर। वेवलेंथ मिल गई, अब फ्रिक्वेंसी निकाल लेते हैं। वेलोसिटी कितना है 20, ठीक है, वेवलेंथ कितना है 4, तो फ्रिक्वेंसी कितना मिला 5 हर्ट्ज। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू वाइब्रेटिंग टर्निंग फॉक्स प्रोड्यूस प्रोग्रेसिव वेव्स गिवन बाय। तो दो टर्निंग फॉक वाइब्रेट कर रहे हैं और दो वेव्स यहाँ पे बन रही है, एक तो ये मिल रही है 4 साइन 500 पाई टी, और दूसरी वेव मिल रही है मुझे 2 साइन 506 पाई टी। नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट मुझे यहाँ पे पूछा गया है, तो नंबर ऑफ बीट्स तो हम कैसे निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी डिफरेंस से ही तो निकालते हैं, तो अगर मुझे फ्रीक्वेंसी पता चल जाए तो नंबर ऑफ बीट्स निकल सकते हैं। तो फर्स्ट के लिए देखो ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज 500 पाई, ठीक है, ओमेगा 1 यानी कि 2 पाई f1 लिख दो, दिस इज 500 पाई, ये पाई से पाई फैक्टर कैंसिल हो गया, f1 कितना मिला 500/2 यानी कि 250 हर्ट्ज। तो फर्स्ट वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 250। सेकेंड वेव के लिए ओमेगा 2 देखो कितना है 506 पाई, ठीक है, और ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, दिस इज 506 पाई, पाई से पाई फैक्टर कैंसिल हो गया, फ्रीक्वेंसी f2 की वैल्यू 506/2 कितना मिलेगा मुझे यहाँ पे, दिस इज 2 4 10 और ये 3 253 हर्ट्ज जो है सेकेंड फ्रीक्वेंसी। तो अब नंबर ऑफ बीट्स निकाल लेते हैं, दोनों का डिफरेंस क्या आएगा 253 माइनस 250 और 250, ठीक है, तो ये कितनी मिल रही है बीट्स, 3 मिल रही है, ऑप्शन ए आएगा इसका करेक्ट आंसर। देखो f1 माइनस f2 भी कर सकते हैं या फिर f2 माइनस f1 भी कर सकते हैं, ठीक है, मॉड में होती है ये वैल्यू। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव इज गिवन बाय दिस, द सेपरेशन बिटवीन नोड एंड एंटी नोड। तो डिस्टेंस बताना है नोड और एंटी नोड के बीच में कितना होता है, ठीक है, सेपरेशन जो होती है, डिस्टेंस जो होता है बिटवीन नोड एंड एंटी नोड, वो कितना होता है हमारे पास, दैट इज λ/4। अगर मुझे वेवलेंथ पता चल जाए तो मैं डिस्टेंस निकाल सकती हूँ। तो ये जो इक्वेशन है स्टैंडिंग वेव की, जनरल इक्वेशन अगर मैं लिखूं साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, ये इक्वेशन है। तो वेवलेंथ कहाँ से निकल सकता है, के की वैल्यू से, तो यहाँ पे के कितना है 0.02 पाई, और के की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 2 पाई/λ, ठीक है, ये पाई से पाई फैक्टर कैंसिल हो गया, तो वेवलेंथ कितना मिला 2 डिवाइडेड बाई 0.02, ये मिला 2.2, ये 100 ऊपर जाएगा, से 2 फैक्टर कैंसिल, तो वेवलेंथ की वैल्यू आ गई 100 मीटर।
ठीक है। तो अब हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं, वो क्या आ जाएगा λ/4 यानी कि 100/4, और ये कितनी सेपरेशन मिल गई 25। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट एनर्जी ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज हाफ काइनेटिक एंड हाफ पोटेंशियल। तो हमसे पूछा गया है कि किस डिस्प्लेसमेंट पे जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी है वो हाफ काइनेटिक होगी, हाफ पोटेंशियल होगी। यानी कि काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी क्या सेम है, दोनों की वैल्यू हाफ एफ है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि हाफ ही काइनेटिक एनर्जी है हाफ ही पोटेंशियल है, दोनों इक्वल ही है, ठीक है। तो मैंने इन दोनों को इक्वेट कर दिया, ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है और ये काइनेटिक एनर्जी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, एम्पलीट्यूड की वैल्यू जो है वो निकाल लेते हैं। दिस इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये टर्म इस तरफ आ जाएगी तो क्या मिलेगा एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, दिस इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, एम ओमेगा स्क्वायर फैक्टर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ गया ए स्क्वायर बाई 2, और एक्स किसके इक्वल आ गया ए बाई प्लस माइनस आएगा, ठीक है। ऑप्शन डी आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो काइनेटिक एनर्जी हमें पार्टिकल की दी गई है दैट इज 16 जूल। सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है पार्टिकल का व्हेन इट इज इन द मीन पोजीशन। एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज 25 सेंटीमीटर है ये, ठीक है। एंड द मास ऑफ पार्टिकल इज दिस, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पूछा गया है। अब काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या होता है हमारे पास हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है, एक्स स्क्वायर। मीन पोजीशन पे है ना, मीन पोजीशन पे बेसिकली हमारे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। अब जो ऑब्जेक्ट है वो मीन पोजीशन पे है यानी कि एक्स को 0 ले लिया, मीन पोजीशन पे एक्स 0 होता है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आ गई हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए। हमें टाइम पीरियड पूछा है, हमें पता है ओमेगा को टाइम पीरियड की फॉर्म में हम लिख देते हैं दैट इज 2 पाई अपॉन टी का स्क्वायर ए स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिला काइनेटिक एनर्जी इज एम बाई 2, ये हो गया 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर ए स्क्वायर। तो यहाँ से टी स्क्वायर इस तरफ लिख लेंगे, ये एम और पाई स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक। अब इसमें वैल्यूज फिल कर देते हैं, मास है 5.12, 4 पाई स्क्वायर 3.14 का स्क्वायर, ये फिल करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शंस में देखो पाई की फॉर्म में आंसर आ रहा है, तो यहाँ पे पाई की वैल्यू नहीं फिल कर। पाई स्क्वायर एम्पलीट्यूड कितना है 25 सेंटीमीटर, ठीक है, मीटर में चेंज कर दिया, और ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी है 6। इसको जब हम सॉल्व करेंगे हमारे पास टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी पाई अपॉन 25 सेकेंड। ऑप्शन ए मिलेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ कार इज मूविंग टुवर्ड्स अ क्लिफ, द ड्राइवर साउंड्स अ हॉर्न ऑफ फ्रीक्वेंसी यू, ठीक है। तो कार जो है वो एक क्लिफ की तरफ जा रही है, यहाँ पे क्लिफ मान लेते हैं कोई आगे, ठीक है। ड्राइवर ने क्या किया, साउंड जो है वो लो किया और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, रिफ्लेक्टेड साउंड हर्ड बाय ड्राइवर। तो यहाँ से जब साउंड वेव जाएगी रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी और वो ड्राइवर को सुनाई देगी, तो रिफ्लेक्टेड साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी जो है वो 2, यानी कि जो चेंज फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्वर को सुनाई दे रही है अपरेंट फ्रीक्वेंसी कितनी है 2 न्यू। अगर v स्पीड ऑफ साउंड है, स्पीड ऑफ कार, हमें क्या रिलेशन होता है हमारे पास v प्लस वी ओ अपॉन v माइनस वी ओ इंटू, ठीक है। अब अपरेंट फ्रीक्वेंसी है 2 न्यू, सी प्लस वी ओ अपॉन वी माइनस वी ओ इंटू, जैसे न्यू से न्यू फैक्टर कैंसिल हो गया, दिस वी प्लस वी ओ वी माइनस, तो यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे, वी ओ की वैल्यू निकाल लेंगे दैट इज द स्पीड ऑफ कार, ये वी ओ स्पीड से आ रही है, ठीक है। ऑब्जर्वर ही है यहाँ पे, ऑब्जर्वर की स्पीड निकालनी है, ठीक है। दिस 2v v नॉट v प्लस v नॉट, ये इस तरफ ले आए, तो 2v माइनस v, दिस इज v नॉट प्लस 3v नॉट, दिस इज v इज इक्वल टू 3v नॉट,
अभी ओ की वैल्यू आ गई v/3, तो ऑप्शन क्या आएगा? सी, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द ट्रांसवर्स वेव passes through a string and it is represented by equation। ये हमारे पास ट्रांसवर्स वेव की इक्वेशन दी गई है, ठीक है। So here y is given as 10 sin pi 0.02x minus, यहाँ पे y और x जो है वो मीटर में है, t जो है सेकेंड में है। अब वेलोसिटी पूछा है हमें यहाँ पे, मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है। मैक्सिमम वेलोसिटी हम कैसे निकाल सकते हैं? ये तो हमारे पास क्या है? डिस्प्लेसमेंट हो गई, इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, हमारे पास वेलोसिटी का रिलेशन आ जाएगा, दैट इज 10 साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? cos पाई 0.02x माइनस इंटू टी विद द नेगेटिव साइन ऑफ 2। तो यहाँ एंगल का फिर से करेंगे तो ये फैक्टर आ गया। अब हमसे यहाँ पे पूछा गया है मैक्सिमम वेलोसिटी, तो मैक्सिमम कब होगी? जब ये जो cos पाई ये वैल्यू हमें 1 मिलेगी, क्योंकि हमें पता है जो मैक्सिमम वैल्यू होती है cos की वो 1 होती है, ठीक है। तो जब ये 1 मिलेगा, ये cos वाली टर्म जो है उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तब हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी आएगी। तो v मैक्स किसके इक्वल आ गया? ये पाई भी आएगा ना साथ में, एंगल का किया है हमने, ठीक है। तो ये हमारे पास आया -2 पाई इंटू 10। मॉड में ले लेते हैं, वेलोसिटी मैक्सिमम पूछा है, नेगेटिव नहीं आएगी यहाँ पे। तो ये जो है फैक्टर 1 बन गया कॉस वाला, पीछे क्या बचा? -2 पाई इंटू 10। अब इसको सॉल्व करते हैं, वी मैक्स कितना आ जाएगा? 2 इंटू 3.14 इंटू 10, ठीक है। तो ये हमें क्या मिलेगा? तो अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली हमारा आंसर बनेगा, फिर जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज 28 6.28 इंटू 10, तो ये अप्रॉक्सीमेट 62.8 मिल 62.8 एग्जैक्ट आंसर है, अप्रॉक्सीमेट 63 आ जाएगा। दिस इज ऑप्शन डी जो है दैट इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सेकेंड ओवरटोन ऑफ एन ओपन पाइप इज इन रेजोनेंस विद द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ए क्लोज्ड पाइप ऑफ लेंथ 2 मीटर। द लेंथ ऑफ ओपन पाइप इज, हमें ओपन पाइप की जो लेंथ है वो फाइंड करनी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे दो गिवन है, यहाँ पे एक ओपन पाइप है और एक क्लोज्ड पाइप है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि सेकेंड ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप, कंसेप्ट क्या लगेगा यहाँ पे? फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप वो किसके इक्वल होती है? फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन ऑफ क्लोज्ड पाइप, ठीक है। अब हमें पता है क्लोज्ड पाइप में हमारे सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं, तो फर्स्ट ओवरटोन की जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो कितनी आएगी हमारे पास? 3v/4l। मैं यहाँ पे LC लिख देती हूँ, LC क्या है? क्लोज्ड पाइप की लेंथ आ गई, ठीक है। ओपन पाइप में तो सारे हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं, तो सेकेंड हार्मोनिक के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलेगी फ्रीक्वेंसी? 3v/2lo। LO क्या है यहाँ पे? दैट इज द लेंथ ऑफ ओपन पाइप, ठीक है। तो ये कैंसिल कर देते हैं, 3 से 3, V से V, क्या मिला? 2 टाइम्स लेंथ ऑफ ओपन पाइप, 4 टाइम्स लेंथ ऑफ क्लोज्ड पाइप। तो लेंथ ऑफ ओपन पाइप किसके इक्वल आ गया? 2 टाइम्स द लेंथ ऑफ क्लोज्ड पाइप। अब लेंथ ऑफ क्लोज्ड पाइप हमें गिवन है दैट इज 2 मीटर, तो इसमें फिल कर देते हैं, 2 इंटू 2 दैट इज 4 मीटर जो है हमारे पास ओपन पाइप की जो लेंथ है वो आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, a source is moving towards a stationary observer with some velocity। तो यहाँ पे क्या है? ऑब्जर्वर है हमारा जो रेस्ट पे है, ठीक है, और ये रहा हमारा सोर्स जो मूव कर रहा है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज हर्ड 4/3 ऑफ ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, यानी कि एपरेंट फ्रीक्वेंसी कितनी मिल रही है? 4/3 टाइम्स द ओरिजिनल वन। वेलोसिटी ऑफ सोर्स मान लेते हैं vs है, उसकी वैल्यू जो है वो हमें निकालनी है। तो हमारे पास रिलेशन क्या होता है?
V, यहाँ पे VO लिखते हैं और ये VS। अब देखो यहाँ पे क्या है, ऑब्जर्वर तो रेस्ट पे है, तो ये VO क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे ऑब्जर्वर हमारा क्या है, रेस्ट पे है, ठीक है, रेस्ट पे है, तो ये VO क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब क्योंकि सोर्स जो है ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है, तो फ्रीक्वेंसी, अपरेंट फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देगी, तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव साइन, ठीक है। तो हमारे पास रिलेशन क्या मिल गया, V/V माइनस VS इंटू न्यू, ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। अपरेंट फ्रीक्वेंसी है 4/3 न्यू, ठीक है। दिस इज V, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड, एंड दिस इज V माइनस सोर्स की वेलोसिटी हमें निकालनी है, दिस न्यू। ये फैक्टर कैंसिल हो गया यहाँ से। अब इसको हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4V माइनस 4VS, दिस इज इक्वल टू 3V। ये क्या मिला, 4V माइनस 3V इज इक्वल टू 4VS, दिस इज V इज इक्वल टू 4 टाइम्स VS। तो सोर्स की वेलोसिटी क्या आ गई, V/4। अब जो साउंड की वेलोसिटी है वो हमारी कितनी है, दैट इज 332/4। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 83, ठीक है। ऑप्शन डी मिलेगा इसका करेक्ट आंसर।